हिटलर की विदेश नीति। हिटलर ने स्पेन के क्रय युद्ध में फासीवादी जनरल फ्रैंको को सहयोग देकर वहां गणतंत्रवादी सरकार को पदस्थ कर दिया। उसने साम्यवादियों के विरुद्ध 1936 ईस्वी में एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट जापान से किया। इस प्रकार रोम, टोक्यो, बर्लिन, धुरी का विकास हुआ। हिटलर का अगला कदम अल्पसंख्यक जातियों के असंतोष का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया एवं सुडेटेनलैंड यानी कि चेकोस्लोवाकिया का जर्मन बहुल औद्योगिक क्षेत्र पर अधिकार करना था। ब्रिटेन अपने तुष्टीकरण की नीति के तहत चेकोस्लोवाकिया के साथ किया जाने वाला अपमान देखता रहा। इसके बावजूद हिटलर की भूख मिटी नहीं और कुछ दिनों पश्चात उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी एवं पोलैंड पर आक्रमण करना युद्ध का तात्कालिक कारण बना, जिसके प्रत्युत्तर में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण से युद्ध प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 में जर्मनी पर फ्रांस एवं ब्रिटेन का आक्रमण। दिसंबर 1940 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण। 1942 ईस्वी तक धुरी राष्ट्रों की विजय, किंतु 1942 ईस्वी के बाद दिसंबर 1943 में इटली का आत्मसमर्पण। मई 1945 में जर्मनी का आत्मसमर्पण। अगस्त 1945 में जापान का आत्मसमर्पण। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व युद्ध में कोई एक नहीं अपितु अनेक कारण थे। इन सभी कारणों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को संभवशायी बना दिया। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण में जहां तुष्टीकरण की नीति के खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया, वहीं युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी विराम लग गया। इस प्रकार के साथ आक्रमण के हुआ कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तक का सबसे व्यापक और विनाशकारी युद्ध था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण किया और 3 हफ्ते में ही दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। नॉर्वे में जर्मन आक्रमणकारियों की सहायता वहां के फासीवादी पार्टी नेता क्विस्लिंग ने की, जिसने जर्मन आधिपत्य के बाद एक कठपुतली सरकार बनाई। यही कारण है कि आज क्विस्लिंग नाम का प्रयोग ही अपने देश पर आक्रमण करने वालों के साथ सहयोग करने वाले देशद्रोहियों के लिए किया जाता है। हॉलैंड और बेल्जियम पर जर्मन का आक्रमण। 10 मई 1940 को जर्मनी के लक्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया तथा लक्जमबर्ग पर उसी दिन अधिकार कर लिया। जर्मनी का 5 दिन बाद हॉलैंड पर अधिकार हो गया तथा 28 मई 1940 को बेल्जियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि बेल्जियम की सहायता के लिए ब्रिटिश सेनाएं भेजी गईं, किंतु वे स्वयं जर्मन सेनाओं द्वारा घिर गईं। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपने सकुशल रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी अधिकांश सेनाओं को सुरक्षित कर लिया। फ्रांस का आत्मसमर्पण। बेल्जियम पर आक्रमण करने का अर्थ यही था कि जर्मनी जब फ्रांस पर प्रहार करने के लिए तैयारी कर रहा था, अतः फ्रांस ने अपने बचाव के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी। 10 मई को हिटलर ने अपने पुराने शत्रु फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 16 मई 1940 को फ्रेंच, बेल्जियम और ब्रिटिश फौजें डाइल की रेखा से शील्ड की ओर पीछे हटने लगी। 17 मई 1940 को जर्मन सेनाओं ने फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति को तोड़कर 60 मील के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश, बेल्जियम और फ्रेंच सेनाओं का दक्षिण की फ्रांसीसी सेनाओं से संबंध विच्छेद हो गया। फ्रांस तथा मित्र राष्ट्रों की स्थिति इस समय अत्यंत कमजोर हो गई थी।
19 मई को फ्रांस के मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। मार्शल पेतो को उपराष्ट्रपति बनाया गया और स्वयं प्रधानमंत्री रेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध मंत्री का कार्य संभाला। इसी दिन रेना ने जनरल गोमली के स्थान पर जनरल वेगांग को प्रधान सेनापति बनाया गया। वेगांग प्रथम विश्व युद्ध में मार्शल फ्रांच के अधीन प्रधान सेनापति यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका था, लेकिन 75 वर्ष की अवस्था में वह फ्रांस की रक्षा करने में असमर्थ था। लेकिन 25 मई को सैन वोलेन और 27 मई को कैलेस का पतन हो गया और जर्मन सेनाएं डनकर्क के बंदरगाह के करीब पहुंच गईं। 28 मई 1940 को बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने आत्मसमर्पण कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। 5 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध पुनः आक्रमण किया। जर्मन टैंकों और हवाई जहाजों के हमलों के सामने फ्रांस की सेनाएं अधिक समय तक टिक नहीं सकी। अंततः 10 जून को फ्रांस की सरकार पेरिस छोड़कर टूर पे निकल गई। इटली का युद्ध में प्रवेश। मई 1940 के अंत तक इटली की सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और मुसोलिनी ने हिटलर को सूचित कर दिया कि वह जून के आरंभ में युद्ध की घोषणा कर देगा। 10 जून को इटली ने फ्रांस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया। 14 जून को जर्मन सेनाएं शांतिपूर्वक पेरिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने अपने सैनिकों को वहां से हटा दिया था। 16 जून को प्रधानमंत्री रेना ने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर मार्शल पेतो प्रधानमंत्री बने। जून में फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य युद्ध विराम संधि हुई। विराम की शर्तों के अनुसार फ्रांस को अपने आधे से अधिक भूभाग, जिसमें कि अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र तथा अटलांटिक सागर तटीय समस्त बंदरगाहें शामिल थीं, जर्मनी को देने पड़े। 23 जून 1940 को इटली के साथ भी युद्ध विराम संधि हुई, जिसके अनुसार उसे इटली द्वारा जीते गए क्षेत्र देने पड़े एवं इसी के संलग्न 31 मील लंबे क्षेत्र टूलो, ट्यूनेशिया, कोकार्शिया, अल्जीरिया ने अपने प्रमुख ठिकानों को विसैन्यीकृत करने की स्वीकृति दे दी। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण। फ्रांस की पराजय से ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी। उसके सभी सैनिक हथियार और जहाजी बेड़े जर्मन को प्राप्त हो चुके थे। जर्मनी के पास अब नॉर्वे से लेकर दक्षिणी स्पेन तक समस्त समुद्री भाग आ चुका था। इससे प्रोत्साहित होकर 18 जून 1940 को जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया, किंतु चर्चिल की सरकार ने बड़े साहस से जर्मनी का मुकाबला किया और जर्मनी के 3000 से अधिक बम वर्षक विमानों को नष्ट कर दिया। इटली ने सोमालीलैंड, केन्या, सूडान पर अधिकार कर लिया। इटली ने उत्तरी मिस्र पर भी आक्रमण किया और तत्पश्चात यूनान पर चढ़ाई की। यूनान ने अन्य देशों की सहायता से इटालियन सेना को यूनान से बाहर निकाल दिया। इस पर जर्मनी ने इटली की सहायता की, जिससे अप्रैल 1941 में यूनान पर जर्मनी का अधिकार हो गया। रूस भी बाल्टिक क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने की ओर अग्रसर था। जापान भी इस अवसर का फायदा उठाकर सुदूर पूर्व में बृहत्तवर्त पूर्वी एशिया का निर्माण करना चाहता था। फरवरी 1941 में जर्मन सेनाओं ने लीबिया से ब्रिटिश फौजों को खदेड़ दिया। 9 अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण करके उसने विजय हासिल कर ली। जर्मनी ने ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करने के लिए इराक, ईरान और सीरिया पर भी आक्रमण किए, किंतु जर्मनी को ब्रिटिश शक्ति के समक्ष पराजित होना पड़ा। इससे जर्मनी के लिए पूर्वी द्वार बंद हो गया था। जर्मनी का रूस पर आक्रमण।
यद्यपि रूस तथा जर्मनी के मध्य अगस्त 1939 को अनाक्रमण समझौता हो चुका था, किंतु हिटलर की महत्वाकांक्षाएं के सम्मुख संधि तथा समझौतों का कोई औचित्य नहीं था। वह रूस को पराजित कर पूर्वी सीमा के खतरे को समाप्त करना चाहता था। रूसी सेनाओं ने एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया पर अधिकार कर लिया था, परंतु जर्मनी ने इसका विरोध नहीं किया। इसके पश्चात दोनों देश ने बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की, जिससे दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। अंततः 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं का हराकर अधिकार कर लिया। जर्मन सेनाएं लेनिनग्राद के निकट पहुंच गई थी, किंतु हिटलर अपने प्रमुख लक्ष्य अर्थात मॉस्को पर अधिकार करने और रूसी सेना को पराजित करने में असफल रहा। मॉस्को पर आक्रमण करना जर्मनी की भूल थी। रूस के प्रत्येक नागरिक ने जर्मनी के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया और साथ ही शीत ऋतु के आरंभ होने से जर्मनी का आगे बढ़ने का कठिन हो गया। रूसी सेना अध्यक्ष मार्शल ज़ुकोव ने प्रत्याक्रमण के परिणाम स्वरूप जर्मन सेना को मॉस्को के निकटवर्ती क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार जर्मनी का प्रमुख लक्ष्य मॉस्को पर अधिकार पूरा न हो सका, किंतु उसे रूस की 5 लाख वर्ग मील भूमि अवश्य प्राप्त हो गई थी। जापान का अमेरिका पर आक्रमण। जापान पहले ही एशिया एवं प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। आरंभ में उसे कुछ असफलताएं मिली, बाद में सफलताएं भी मिली। जर्मनी के साथ मिलकर जापान ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया था। जर्मनी चाहता था कि जापान उसके साथ युद्ध में सम्मिलित हो। जब फ्रांस के पतन का लाभ उठाकर जापान ने फ्रेंच इंडोचीन में सैनिक एवं नाविक अड्डे प्राप्त कर शीघ्र ही उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। डच ईस्ट इंडीज की ओर उसका रुख आक्रामक था। जापान की इस गतिविधि से इंग्लैंड तथा अमेरिका सतर्क हो गए। अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि यदि इन द्वीपों के हस्तक्षेप किया गया तो प्रशांत महासागर को शांति के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण जापान ने जर्मनी एवं इटली से सितंबर 1940 में एक सैनिक संधि करके किया। प्रशांत महासागर में अपने एकमात्र बचे हुए प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने का उससे यही सुअवसर दिखाई दिया। अंततः 7 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाजों तथा पनडुब्बियों पर आक्रमण कर दिया, उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। इस आक्रमण के फलस्वरूप 19 सैनिक जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज भी सम्मिलित थे, डूबो दिए गए, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 177 विमान नष्ट हो गए, 2343 सैनिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर पर किया गया आक्रमण असहनीय था। इस घटना के दूसरे दिन 8 दिसंबर को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इस प्रकार युद्ध के एक वास्तविक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया।